मैं नेपाल जाने के लिए गोरखपुर से रक्सौल की रेलगाड़ी में सवार हुआ था। गाड़ी चली तो मैंने डिब्बे में मुसाफिरों का जायजा लिया। 6-7 मुसाफिरों में एक गैर मुल्की भी था। मैं उसके साथ वाली सीट पर जा बैठा और थर्मस से कॉफी निकाल कर खुद भी पी और उसे भी ऑफर की। मगरबी सयाह खुद चाहे कितनी ही अबतर हालत में क्यों ना हो, मशरकी अक़वाम खुसूसन बर्रे सगीर के बाशिंदों को हमेशा हित समझते हैं, और इधर हम बर्रे सगीर के बासी उनसे बात करने या उनकी एक मुस्कुराहट को अपने लिए बाइस सद इफ्तिखार समझते हैं। डिब्बे के दूसरे मुसाफिरों को नजरअंदाज करते हुए मैंने उसे कॉफी पेश की थी, जिसे उसने अपने बरतर होने का हक समझते हुए मुस्कुराते हुए कबूल किया था। इधर मेरे दिमाग में एक नए मंसूबे ने जन्म लिया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो जर्मन नेशनल है और सैरो तफरी के लिए खटमंडू जा रहा है। इन मगरबी सयाहों की सैरो तफरी और खटमंडू जाने का मकसद मुझे वहां पहुंचकर मालूम हुआ, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। गोरखपुर में टिकट बाबू के सामने की हुई गलती का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था। गाड़ी जैसे ही किसी स्टेशन पर रुकती, मैं सहमी नजरों से प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखता। मुझे ऐसे महसूस होता था कि मुझे पकड़ने के लिए फौज या पुलिस अचानक किसी तरफ से झपट पड़ेंगे। काली घटा छाई हुई थी और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने जर्मन को अपने मुतालिक बताया कि मैं दिल्ली में कारोबार करता हूँ और इसी सिलसिले में खटमंडू जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि इस बारिश ने तो सफर का सारा मजा किरकिरा कर दिया है। अगर हम बजरिया सड़क चलें तो बहुत से दिलफरेब मनाजिर देखने को मिलेंगे। जर्मन ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया तो मैंने कहा कि अगले स्टेशन से मैं तो गाड़ी छोड़ दूंगा और रक्सौल तक बस से सफर करूंगा। मैंने उसे भी बस में चलने की दावत दी तो उसने कहा कि मेरे पास रेल का टिकट है और बस से सफर करने के लिए मैं मजीद पैसे जाया नहीं कर सकता। उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी, लेकिन वो अपना मकसद बखूबी बयान कर लेता था। मैंने उसे कहा कि मुख्तसर से दौरान सफर में उसके साथ ने मुझे उसका गर्विदा कर दिया है। इसके अलावा मैं उससे जर्मनी के मुतालिक मालूमात भी हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि अनकरीब ही मुझे म्यूनिख जाना है। इसलिए अगर वो मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं न सिर्फ उसका रक्सौल तक बस का टिकट खरीदने को तैयार हूँ, बल्कि नेपाल के सरहदी कस्बे बीरगंज में रात गुजारने के लिए होटल का किराया और खाने पीने का खर्चा भी उठाऊंगा। जर्मन ने कुछ देर सोचने के बाद मेरी दावत कबूल कर ली। अगला बड़ा स्टेशन मुजफ्फराबाद था। हम ट्रेन से उतर आए। जर्मन ने मेरा एक सूटकेस उठा लिया। उसका अपना मुख्तसर सामान उसकी पुश्त पर बंधा हुआ था। स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने बड़ी सड़क दिखाई दी। बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया था। सड़क किनारे एक दरख्त तले हम खड़े हो गए। थोड़ी देर में ही रक्सौल जाने वाली बस नमूदार हुई। बारिश की वजह से गिनती के चंद ही मुसाफिर बस में मौजूद थे। हम बस में सवार हुए और ड्राइवर के बिलमुकाबिल खाली सीटों पर बैठ गए। कंडक्टर भी किराया लेने के बाद ड्राइवर के पास बैठकर उससे बातें करने लगा। ड्राइवर कोई ठाकुर था। दोनों की बातों से मालूम हुआ कि चंद रोज पेशतर 3 पाकिस्तानी फौजी इसी ड्राइवर ने शक पड़ने पर भारतीय पुलिस को पकड़वाए थे। यकीनन ये वो फौजी थे जो पाकिस्तान वापसी से कुछ कबल कैंपों से फरार हो गए थे और खासा वक्त भारत में भटकने और पनाहे लेने के बाद नेपाल जा रहे थे। वो अपने इस कारनामे पर इतरा रहा था और मैं सोच रहा था कि एक बड़ा शिकार उसके कितने करीब बैठा है। आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज है कि 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान में तमाम फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे। कुछ आसाम से होते हुए बर्मा चले गए, जहां बर्मी हुकूमत ने उन्हें कुछ अरसा कैद रखकर पाकिस्तान के हवाले कर दिया। कुछ जैसूर छावनी के करीबी बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए और छुपते छुपाते भारतीय पंजाब की राह ली, और कुछ सिंध में बॉर्डर की तरफ बढ़े, लेकिन रास्तों से अदम वाकफियत और मजबूत भारतीय जासूसी निजाम की वजह से रास्ते में ही पकड़े गए। जो बॉर्डर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, वो वतन के इतने करीब कामयाबी से पहुंचने की खुशी और जल्दबाजी के नतीजे में भारतीय सरहदी फोर्स यानी BSF के हाथों गिरफ्तार होकर कैंपों में भेज दिए गए, जहां उन्हें सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बगैर यूनिफॉर्म गिरफ्तारी के बायस कई बरस के लिए जेल भेज दिया गया। नेपाल जाने वालों में से अक्सर का भी यही हशर हुआ। ऐसे खुशनसीब बहुत कम थे जो बगैर गिरफ्तार हुए पाकिस्तान पहुंचे। कई घंटों के सफर के बाद रक्सौल आ गया। यकीन जानिए वहां बारिश की इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं, जिनसे जिस्म पर चोट लगने का एहसास होता था। मेरा जर्मन साथी मुसलसल बारिश से झुंझुलाकर बोला, दिस रेन इज हेल। मुझे इसी बारिश में अपनी निजात दिखाई देती थी। मैंने कहा, फॉर सम इट इज ब्लेसिंग, और हकीकत भी यही थी। सख्त बारिश की वजह से दूर दूर तक कोई इंसान नजर न आता था। अड्डे पर बस से उतरकर मैंने रिक्शे वालों से पूछा तो मालूम हुआ कि नेपाल के सरहदी कस्बे बीरगंज जाने वाले सिर्फ पीले रंग के रिक्शे हैं, जिन्हें दोनों जानिब जाने का खुसूसी परमिट मिला हुआ है। मैंने 2 पीले रिक्शे लिए और हम बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। बॉर्डर एक नदी थी जिस पर तकरीबन 40 मीटर लंबा पुल बना हुआ था। आधा पुल भारतीय और आधा नेपाली
देखा। पुल के साथ ही इमिग्रेशन ऑफिस था। जर्मन उसमें जाने लगा तो मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ कुछ काम है, तुमसे बीरगंज के डिलक्स होटल में 1-2 घंटे बाद मिलूंगा। मैंने उसे 50 भारतीय रुपए दिए और कहा कि मेरे दोनों सूटकेस और थर्मस भी वो हमरा ले जाए। ब्रीफ केस मेरे हाथ में था और सूटकेसों में कपड़ों और जूतों के सिवा कुछ न था। जर्मन को इमिग्रेशन दफ्तर भेजकर मैंने अपना रिक्शा भी फारिग कर दिया और बॉर्डर क्रॉस करने की तदबीरें सोचने लगा। अगर नदी बारिश की वजह से चढ़ी न होती तो रात के अंधेरे में उसे क्रॉस करना ऐसा मुश्किल न था, लेकिन इस वक्त तो वो बिफरी हुई थी। एक ख्याल आया कि रात रक्सौल में ठहरा जाए, लेकिन फौरन ही इस ख्याल को झटक दिया। रक्सौल जैसे सरहदी कस्बे में होटल में ठहरना मुसीबत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि जर्मन इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आया और रक्शे में बैठकर पुल की जानिब रवाना हो गया। मैंने उसे पुल क्रॉस करते देखा। नेपाल की तरफ कोई इमिग्रेशन ऑफिस न था। नेपाल की भारत के साथ पोजीशन बिल्कुल आजाद कश्मीर और पाकिस्तान जैसी है। कोई गैर मुल्की पाकिस्तान आए तो उसके आजाद कश्मीर में दाखिल होने के लिए कोई अलहदा इमिग्रेशन न होगी। बारिश तेज हो गई और रात का अंधेरा छाने लगा। मैं फिर पुल के करीब चला गया। आजादी मुझसे सिर्फ 40 मीटर दूर थी। पुल के शुरू में एक कैनपी में एक उकताया हुआ मुनहिनी सा गार्ड खड़ा था। मैंने कोई और सूरत दिखाई न देने पर उसे ही आजमाने का फैसला किया। मैं उसके पास चला गया, निहायत आजिजी से प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अपने एक जर्मन दोस्त को छोड़ने यहाँ आया था जो अभी रिक्शे में बीरगंज गया है। मेरे कदम आज तक धरती माता से बाहर नहीं गए। अपने मित्रों से मैं शर्त लगा कर आया था कि विदेश धरती में जरूर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आधा पुल हमारे देश का है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने हिस्से के पुल के आखिर तक जाकर एक पांव नेपाली धरती पर रख कर वापस आ जाऊं। इस तरह मेरी शर्त पूरी हो जाएगी और मैं सौगंध खाकर कह सकूंगा कि मैं विदेश हो आया हूँ। ये कहते कहते मैंने 50 रुपए उस गार्ड की मुट्ठी में दे दिए। उसने सर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। मैंने पुल पर आहिस्ता कदमी से चलना शुरू किया। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। आजादी मुझसे कदम ब कदम करीब आती जा रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं आधा पुल तय कर चुका हूँ तो पहले तो मैंने अपनी रफ्तार तेज की और फिर भागने लग गया। भारतीय गार्ड ने ये कैफियत देखी तो उसे रिश्वत के 50 रुपए भारी पड़ते दिखाई दिए। पुल पर बारिश के कतरों की आवाज में शामिल पहले मुझे हॉल्ट हॉल्ट की आवाज सुनाई दी और फिर राइफल के 2 फायर हुए। इस असना में सारा पुल क्रॉस करके मैं नेपाल की सरजमीन में दाखिल हो चुका था। नेपाली पुलिस ने भारतीय गार्ड के फायरों से चौकन्ना होकर मुझ पर राइफलें तान ली। मैं हाथ उठाए उनके पास चला गया और जोर जोर से कहने लगा, नो फायर, नो फायर। पाकिस्तानी रेफ्यूजी। नेपाल का पाकिस्तान से मुआहिदा था कि किसी भी पाकिस्तानी रेफ्यूजी को बगैर सफरी कागजात के नेपाल में दाखिल होने की इजाजत होगी। खटमंडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अगर उसकी तस्दीक कर दी तो उस रेफ्यूजी को यूएनओ की अफगान एयर के चार्टर्ड जहाजों में सीट मिलने तक नेपाल में कयाम की भी इजाजत होगी और तस्दीक न होने की सूरत में उस रेफ्यूजी को वापस भारत में धकेल दिया जाएगा। नेपाली पुलिस के 2 सिपाही मुझे हिरासत में लिए करीब ही बने थाने में ले गए। थानेदार को मैंने पाकिस्तानी रेफ्यूजी वाली बात दोहराई तो उसने कहा कि 2-3 दिनों में थाने की हवालात में बंद दीगर पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की खेप के साथ मुझे भी खटमंडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भेज दिया जाएगा और उस वक्त तक मुझे हवालात में रहना होगा। ये कहकर थानेदार ने अपने हवालदार को मुझे लॉकअप में बंद करने का हुक्म दिया। थानेदार थोड़ी अंग्रेजी और खासी हिंदी जानता था। मैंने चेहरे को जरा बिगाड़ कर अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी में कहा, मैं एक बाइज्जत पाकिस्तानी शहरी हूँ। नेपाल और पाकिस्तान के मुआहिदे के मुताबिक मुझे आपके मुल्क में हवालात नहीं बल्कि पनाह मिलनी चाहिए। मैंने खुद अपने आप को आपके हवाले किया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बीरगंज में किसी होटल में कयाम की इजाजत दें। मैं कल सुबह खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और अपने खर्च पर टैक्सी लेकर पुलिस के हमरा खटमंडू पाकिस्तानी सिफारत खाने जाऊंगा। थानेदार तो सोच में पड़ गया और हेड कांस्टेबल ने मुझे कमरे के कोने में ले जाकर कहा कि 500 रुपए थानेदार के लिए और 1200 उस टैक्सी के लिए दे दो तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। मैंने फौरन 2000 रुपए निकाल कर उसे दिए और कहा कि मदद करने के एवज 300 रुपए तुम्हारे लिए। 2000 रुपए दोनों की जेब में जाने की देर थी कि मुझे होटल में ठहरने की इजाजत मिल गई। ये इजाजत मिलने में सारा रुपए का ही नहीं बल्कि अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलने का भी हिस्सा था, जिससे बर्रे सगीर के बसने वाले खामखा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हेड कांस्टेबल मुझे छोड़ने के लिए हमरा चल पड़ा। बम्बई से रवानगी से कबल मैंने खुसूसी तौर पर भारत नेपाली सरहद और नेपाल के तफसीली और जामे नक्शे और टूरिस्ट गाइड बुक्स ली थी, क्योंकि मैं अगर रक्सौल से सरहद अबूर करने में नाकाम हो जाता तो फिर किसी दूसरी जगह से मुझे ये सरहद क्रॉस करनी पड़ती। गाइड बुक के मुताबिक बीरगंज में डिलक्स होटल सबसे बेहतर था और यहाँ से सालिम टैक्सी सिर्फ 400 में खटमंडू जाती थी, जिसके थानेदार साहब ने 1200 रुपए वसूल किए थे। हम होटल पहुंचे तो जर्मन लॉबी में बेजार बैठा दिखाई दिया। हेड कांस्टेबल ने रिसेप्शन पर जाकर मेरे कहने पर डबल कमरा मेरे लिए बुक किया और सिन्हाली जबान में मैनेजर को मेरे मुताल्लिक हिदायत दी।
वो वापस जाने लगा तो मुझसे 100 रुपए मजीद ऐंठ लिए। रजिस्टर में एंट्री करवा के मैं जर्मन को लेकर कमरे में आ गया। हम दोनों ने अगरचे रेनकोट पहन रखे थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे कपड़े जिस्म से चिपक गए हों। बूट तो मन भर वजनी मालूम होते थे। वेटर ने आतिशदान में आग सुलगा दी तो हमने सारे कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवेयर पहनकर आग तापने लगे। अगरचे रात के खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन मैंने पहले कॉफी और दीगर लवाजमात का ऑर्डर दिया। दरअसल मैं आजादी की खुशी में पागल हो रहा था और रात भर इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था। मेरी खुशी की वो हालत बयान से बाहर है। मैं अपने मकसद में अल्लाह पाक के करम से मुकम्मल कामयाब हुआ था। अपनी हिम्मत से बहुत बढ़कर मैंने भारत को नाको चने चबवाए थे। मेरे साथियों और दिल्ली में मेरे तरबियत याफ्ता लड़कों ने गोरखपुर के हवाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और भारत के करोड़ों डॉलर्स के जहाज भस्म कर दिए थे। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिक्योरिटी को तोड़कर इंतहाई अहम मालूमात के हुसूल के लिए पुल बना दिया था। मैंने भारत के जदीद तरीन टैंकों की पाकिस्तान की सरहदों पर खुफिया डिप्लॉयमेंट को तश्तज़बाम कर दिया था और पाकिस्तान में भारतीय जासूसों की मुकम्मल फहरिस्त अपने महकमे को पेश कर दी थी। मैंने भारत की एटमी कुव्वत के इंतहाई अहम और खुफिया राज हासिल किए थे। मैंने भारतीय तशद्दुद की इंतहा को बर्दाश्त किया और अपनी जबान न खोली और DMI की सिक्योरिटी के हिसार को तोड़कर उनके मुंह पर जिल्लत के तमाचे मारे थे और ये साबित कर दिया था कि जज्बा ईमान सलामत हो तो एक मुसलमान एक तो क्या 100 हिंदुओं पर भी भारी है। और आज मैं आजाद फजाओं में सांस ले रहा था और ये सब उस जाते पाक का मुझ पर रहमो करम था, वरना इंसान तो इतना लाचार और मजबूर और महदूद है कि अपनी पीठ भी नहीं देख सकता। मेरी खुशी इस इंतहा तक पहुंची हुई थी जहां इंसान खुद बहक जाने को मचलता है और मैं वाकई बहक गया था। कॉफी आई तो मैंने कप बनाकर जर्मन को दिया और टोस्ट करते हुए कहा, इन द नेम ऑफ माई फ्रीडम, और गर्म कॉफी हलक में उंडेल ली। जर्मन ने मेरा साथ तो दिया, लेकिन टोस्ट का मकसद न समझते हुए पूछा कि फ्रीडम से मेरी मुराद क्या है। मैं खुशी में इतना बेखुद हो रहा था कि हर किस्म की एहतियात को बालाए ताक रखते हुए उसे बताया कि मैं भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी हूँ और भारत में बहुत से खतरनाक मिशन अंजाम देकर और उनकी हिरासत से फरार होकर बम्बई से यहाँ आया हूँ और भारत में मेरी गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर है। मैंने अपनी रौ में बहते हुए उसे वो अखबार भी दिखा दिए जिनमें मेरी तस्वीर और इनाम की रकम शाया हुई थी। जर्मन की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी थी। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहने लगा, मैं कितना अहमक हूँ कि मैं तुम्हें उस वक्त भी ना समझ सका जब तुमने मुझे बिला वजह बस का टिकट और बीरगंज में होटल में रिहाइश की पेशकश की थी, और मैं तुम्हें उस वक्त भी ना समझ सका जब रक्सोल में मैंने कहा था कि इतनी शदीद बारिश एक जहमत है और तुमने कहा था कि किसी के लिए ये रहमत है। तुमने मुझे सारा वक्त बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं तुम्हें आजादी की मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं ये इकरार जरूर करूंगा कि अगर भारत में मुझे मालूम हो जाता कि तुम्हारे ऊपर इनाम मुकर्रर है तो मैं तुम्हें जरूर गिरफ्तार करवा देता। जर्मन ने मेरी खुशी में मेरा भरपूर साथ दिया। हम अपनी अपनी जबानों में गीत गाने लगे। देर तक खुशी के ये नगमे गूंजते रहे। फिर हमने लजीज खाने खाए और मदहोशी की नींद सो गए। मैं तो समझा था कि नेपाल में दाखिल होकर मेरा काम खत्म हो गया है और मैं अब चैन की बांसुरी बजाऊंगा, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं जिनसे मुझे बहर तौर गुजरना है। अगली सुबह हम दिन चढ़े तक सोते रहे। 3 साल से ज्यादा अरसा भारत में कयाम के दौरान मैं कभी भी भरपूर नींद न सो सका था। सोते हुए आधा दिमाग जागता रहता और हर वक्त एक अनजाना खौफ तारी रहता। जरा सी भी आवाज आती तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता। अब आजाद सरजमीन में आजादी की पहली रात ऐसी मदहोशी की नींद आई कि वेटर के काफी देर दरवाजा पीटने के नतीजे में पहले जर्मन जागा और फिर उसने झंझोड़ झंझोड़ कर मुझे जगाया। वेटर ने बताया कि खटमंडू जाने के लिए टैक्सी और 2 सिपाही आ गए हैं। रात भर की भरपूर नींद के बावजूद मेरा जिस्म टूट रहा था और बेहद थकावट महसूस हो रही थी। मेरी हालत उस मुसाफिर जैसी थी जो 3 बरस तक मुसलसल दुश्वार गुजार रास्तों पर अपनी लौ और जज्बात के सहारे चलते चलते बिलाखिर मंजिल पर पहुंचकर निढाल होके ढह जाता है। बेड टी पीने के बाद मैंने जर्मन को कहा कि मैं तो आज खटमंडू का सफर करने के काबिल नहीं। अगर वो जाना चाहता है तो मैं उसे बस का किराया देने को तैयार हूँ, वरना मेरे साथ कल खटमंडू चले। जर्मन, जिसका नाम साइमन था, कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कल जाना बेहतर समझता हूँ। तुम अगर मुझे कुछ हशीश मंगवा दो तो मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँगा। मैं नीचे रिसेप्शन पर गया और मैनेजर से कहा कि मुझे थाने के इंचार्ज से बात करनी है।
मैनेजर ने टेलीफोन मिलाया और रिसीवर मुझे देते हुए कहा कि थानेदार लाइन पर हैं। थानेदार को मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज की बजाय कल सुबह खटमंडू जाऊंगा। आज के इंतजामात के लिए आपको जो तकलीफ हुई उसके एवज में 1000 रुपया आपके दोनों सिपाहियों के हाथ भेज रहा हूँ। 1000 रुपए का सुनते ही थानेदार कहने लगा, सर कोई बात नहीं, आप एक रात तो क्या जितनी रातें चाहें यहाँ कयाम कर सकते हैं। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताएं, आप हमारे मौजूद मेहमान हैं। उसके रवैये में तब्दीली की वजह महज नोटों की गर्मी थी। मैंने सिपाहियों को बुलाकर थानेदार से उनकी बात करवाई और अपने कमरे से रुपए लाकर 1000 रुपए थानेदार के लिए और 100 रुपया दोनों सिपाहियों को दिया। वो दोनों खुशी खुशी मुझे सलूट मार कर चले गए। कमरे में वापस आकर मैंने वेटर को नाश्ता लाने को कहा और साथ ही पूछा कि क्या हशीश मिल सकती है। हशीश का नाम सुनते ही वेटर की बातें खिल उठी। मुझे भी वो मगरबी सयाह ही समझ रहा था। वो खुद हैरान था कि 2 गैर मुल्की जब से आए हैं उन्होंने हशीश क्यों तलब नहीं की। वेटर ने जवाब दिया, जितनी चाहिए अभी ला देता हूँ। मैंने उसे 50 रुपए दिए और वो चंद मिनटों में ही चरस के कई टुकड़े ले आया। जर्मन तो हशीश देखते ही उस पर ऐसे झपटा जैसे भूखी बिल्ली छीछड़ों पर। नाश्ते से पहले ही वो चरस भरे सिगरेट बनाकर पीने लगा। मैंने कमरे की खिड़कियां खोल दी ताकि ये तल्ख धुआं बाहर जा सके। नाश्ते के बाद मैं लॉबी में आया तो कई नेपाली, भारतीय और गैर मुल्की वहाँ खुलेआम चरस पी रहे थे। मेरे पूछने पर मैनेजर ने बताया कि नेपाल के कानून के मुताबिक चरस रखना और पीना ममनू नहीं, सिर्फ चरस बेचना ममनू है और खिलाफे कानून है। इस अजीबोगरीब कानून का क्या मकसद और फायदा है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही कानून है जैसा कि पाकिस्तानी जेलों में कैदियों को खाना पकाने के लिए गोश्त, सब्जी, दालें और घी वगैरह लाने की इजाजत है। हर एक शाम के सिगरेट भी वो जेल में रख सकते हैं, लेकिन माचिस या लाइटर रखने की इजाजत नहीं। नाश्ते के बाद मैंने जर्मन को कहा कि चरस तो मैंने तुम्हें मंगवा दी है, लेकिन आइंदा तुम कमरे में चरस नहीं पियोगे बल्कि लॉबी या सड़क पर जाकर पियो। यहाँ का कानून इसकी खुली इजाजत देता है। जर्मन ने गुज़श्ता रात दहकते आतिशदान के पास हमारे जूते रख दिए थे। मैंने वेटर को कपड़े धोने और जूते पॉलिश करने के लिए दिए और थोड़ी देर बाद हम नहा धोकर बीरगंज की मटर गश्त को निकल खड़े हुए। आसमान बिल्कुल साफ और सूरज की तपिश भली महसूस हो रही थी। बीरगंज एक छोटा सा कस्बा था और उसकी अहमियत सिर्फ ये थी कि यहाँ से खटमंडू के तवील और खतरनाक सफर के लिए बसें सुबह 10 बजे और टैक्सियां 11 बजे तक मिलती थी। इन औकात के बाद पहुंचने वाले मुसाफिरों को बकिया दिन और रात को यहाँ कयाम करना पड़ता, जिसके लिए मामूली सराय और मंजी बिस्तर वाले होटलों से लेकर डिलक्स जैसे आला मयार के होटल बने हुए थे। सेस्ना और फोकर फ्रेंडशिप जैसे जहाजों पर मुश्तमिल बीरगंज और खटमंडू के दरमियान एक बराए नाम हवाई सर्विस भी थी, जो शेड्यूल के मुताबिक तो दिन में एक बार चलती थी, लेकिन अमली तौर पर 2-3 रोज बल्कि कई बार हफ्ते भर तक मौसम की खराबी के बायस मअतल रहती। बीरगंज में घूमते फिरते हम बॉर्डर के पुल की जानिब जा निकले। पुल की दूसरी जानिब अब मौसम साफ होने की वजह से चहल पहल दिखाई देती थी। मैं सोचने लगा कि ये पुल तो मेरे लिए एक तरह से पुल सिरात साबित हुआ है। इसके दूसरी जानिब भारतीय मुसलमानों और खुसूसन मेरे लिए जहन्नम था। मैं देर तक वहाँ खड़ा माजी के दरीचों में झांकता रहा। वहीं पर मुझे मालूम हुआ कि सुकूत ढाका से कबल भारत और नेपाल के दरमियान इमिग्रेशन का कोई दफ्तर न था। भारतीय और नेपाली बिला रोकोटोक दोनों ममालिक में आते जाते थे। भारत ने मशरकी पाकिस्तानी महाजरों और पाकिस्तानी अफवाज के मफरूर जवानों को पकड़ने के लिए यकतरफा तौर पर इमिग्रेशन ऑफिस खोल दिया था। इसके अलावा भारतीय सीबीआई का एक बड़ा फाल दफ्तर भी रक्सौल में था। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि तूफानी बारिश की वजह से सीबीआई का कोई कारिंदा उस वक्त पुल पर मौजूद न था। नेपाल में पहुंचकर मैं ये समझ बैठा था कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, लेकिन नेपाल मेरे लिए जन्नत नहीं बल्कि एराफ साबित हुआ, जहाँ जन्नत की हवाओं के साथ जहन्नम के शोलों की शदीद हिद्दत का भी सामना करना पड़ता है। बाद दोपहर तक हम घूमते फिरते रहे। होटल वापस आकर हमने खाना खाया और मैं आराम के लिए बिस्तर में घुस गया, जबकि जर्मन चरस भरे सिगरेट पीने के लिए लॉबी में चला गया। शाम तक मेरे कपड़े धुल कर आ चुके थे। 9 बजे तक जर्मन न आया तो मैंने अकेले खाना खाया। रात 11 बजे के बाद जर्मन आया तो उसकी हालत नागुफ्ताबे थी। लड़खड़ाता हुआ वो अपने बेड पर आकर ढेर हो गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि लॉबी में बैठे कुछ नेपाली उसे तेज तर नशे का कहकर अपने हमरा कहीं ले गए, जहाँ एक कमरे में छोटे हुक्के की चिलम जैसी किसी चीज में चरस पर आग रखकर रबड़ पाइप के साथ चरस का धुआं खींचा जाता था। उसे पहले तो बहुत लुत्फ आया, लेकिन फिर हवास साथ छोड़ गए। जब वो बिल्कुल बेसुध हो गया तो वो नेपाली उसे रिक्शे में डालकर यहाँ छोड़ गए।
अगली सुबह खटमंडू जाने के लिए 9 बजे हम बिल्कुल तैयार थे। 9:30 बजे टैक्सी और दोनों सिपाही आ गए। बारिश न होने के बावजूद मैंने बरसाती और टोपी पहन ली, क्योंकि खटमंडू के रास्ते में भी 2-3 चेक पोस्टें थी जहां सरसरी चेकिंग होती थी। टैक्सी में फ्रंट सीट पर मैं बैठा और जर्मन और सिपाही पिछली सीटों पर बैठ गए। चेक पोस्टों से हम आसानी से गुजर गए। सड़क 11,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचकर फिर ढलवान में उतर गई। रास्ते में हम कई जगह चाय पीने और खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए रुके। एक जगह एक बड़ी सी टेलीस्कोप लगी हुई थी, वहां से माउंट एवरेस्ट की चोटी साफ दिखाई देती थी। गर्जे के चलते रुकते हम शाम 7 बजे खटमंडू में दाखिल हुए। जर्मन को मैंने रास्ते में ही उतार दिया और पाकिस्तानी सिफारत खाने की राह ली। ये एक दरमियाने दर्जे की कोठी थी जिसके गेट के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। अपने हिलाली परचम को देखकर मेरे जब्त के सारे बंधन टूट गए। इस परचम की आन की खातिर मैं पुरखतर और संगलाख वादियों से गुजरा था। मैंने इसी परचम की खातिर इंतहाई खतरनाक मिशन अंजाम दिए थे। इसी परचम को शान और वक़ार से लहराते देखने के लिए मैंने 3rd डिग्री से भी ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन न जबान खोली और ना ही आंख में एक आंसू भी आने दिया। और अब इसी परचम को लहराते देखकर मेरे जब्त की कुव्वत जवाब दे गई थी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह गए। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था और मेरा दायां हाथ अपने परचम को मुसलसल सलामी दे रहा था।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।